हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं मदर टेरेसा की इस अनबीटेबल प्लेटफॉर्म पे। मैं आज आपको 3.2 बीटीबीसी का एक्सरसाइज मैथ का ये कराने जा रहा हूं। यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज है बीटीबीसी मैथ का, ओके, क्लास 10th। अब पहला क्वेश्चन इसका कहा जा रहा है, मैंने पिछले कक्षा में चर्चा किया था, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण होते हैं, ओके। यानी कि इसमें दो चर होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए, दूसरा वाई होना चाहिए, फर्दर कुछ भी हो, ठीक है। एक्स वाई ए बी सी कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना, आपके हिसाब से। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। सोचिए, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या, लड़की है, लड़कियों की संख्या लड़कों से, लड़कियों की संख्या, ये लड़की है ना, गर्ल्स है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। यानी आपका क्या है, गर्ल्स ज़्यादा है, बॉय कम है। अगर मानिएगा बॉय को अगर एक्स मानते हैं तो लड़की को क्या मानना पड़ेगा, 4 ज़्यादा है लड़की, तो लड़की को क्या मानना पड़ेगा, x + 4, ठीक है, क्योंकि 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, माना कि क्लास में लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या को हमने x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया, ठीक है। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। तो कहा क्या था कि दोनों मिलाकर, लड़का लड़की मिलाकर कितना था, 10 था। लड़का लड़की दोनों मिला दिए, क्या 10 हो गया, है ना। यही तो कहा था कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। विद्यार्थी 10 विद्यार्थी भाग लिया है, विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों सम्मिलित है, ओके। चलिए अब यहाँ पे लड़कियों को हमने x मान लिया, लड़कों को हमने y मान लिया, दोनों को जोड़ दिया तो 10 के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक उसने ऐसा भी क्लू दिया कि लड़कियों का जो संख्या है, लड़कियों का जो संख्या है वो ज़्यादा है। लड़कियों का संख्या क्या है, ज़्यादा है, किससे, लड़कों से। यानी कि अगर हम लड़का को y मानते हैं, लड़का को अगर हमने y माना है तो y बराबर x + 10 हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा एक मिनट, एक कहा क्या है, कहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या थी, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ओ तो ठीक तो है, नहीं ठीक नहीं है, ऐसे लिखिए, ये गलत इक्वेशन है आपका, है ना। यहाँ ऐसा होगा, x जो है, x ना आपका लड़कियां है, तो लड़कियां जो है वो लड़कों की संख्या से यानी y से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्या कहा था इसने कहा लड़कियों की संख्या x है ना, और लड़की ही ज़्यादा है किससे, लड़का से। तो लड़का की संख्या y है, तो y में ही ना 4 जोड़ेंगे तो लड़की का संख्या निकलेगा, ठीक है। ऐसा हुआ है। अब इसको हमने सॉल्व किया है, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये आपका दो इक्वेशन बना, यहाँ से आपका इक्वेशन आपको दिख रहा है x + y = 10 और x = y + 4 आपको दिख रहा होगा, है ना, y + 4। यहाँ से दो इक्वेशन आपका बन रहा है। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन को कैसे 3.1 में सॉल्व किया था हमने, है ना। यहाँ पे बारी बारी से x का वैल्यू 5 रखने पर, है ना, x का वैल्यू 5 रखने पर y बराबर भी कितना है, देखिए x की जगह हमने 5 पुट कर दिया, है ना, y बराबर भी क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद फिर से x का मान हमने 6 रखा, है ना, 6 रखा x का मान, तो 10 में से 6 गया, 4 आ गया। तो ये आपका ग्राफ बनाने का एक कोऑर्डिनेशन आपको मिल गया कि x में अगर 5 जाता है तो y में भी 5 जाएगा,
है ना, निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया। अगर x में 6 जाता है तो y में 4 जाएगा। 2 को निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया, एक 5 5, एक 6 6। ये पहला इक्वेशन का तो ये सॉल्यूशन हो गया, है ना, निर्देशांक आपको पता चल गया। दूसरे में बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या माना था, हमने माना था क्या, एक मिनट पीछे जब कर लेते हैं, माना था क्या, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, है ना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यही तो है ना, यही हमने माना था यहाँ पे। देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, चलिए, तो अब x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 को हमने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 5 पुट किया हमने यहाँ पे, तो x के जगह पे हमने 5, देखिए x के जगह पे हमने 5 पुट किया, है ना, 5 पुट किया तो y प्लस 4 आ गया, y यहाँ से निकल गया, 4 क्या हो गया, 5 के साथ माइनस हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा ना इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 गया 1, यानी ये आपका निर्देशांक प्राप्त हो गया इस इक्वेशन का। पहला निर्देशांक आपको ज्ञात हो गया, x का वैल्यू 5 रखिएगा तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी प्रकार आप x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y बराबर क्या आएगा, -4, क्योंकि 0 में से अगर -4 घटाएगा तो -4 ही बचेगा। ठीक है, तो आपका ये दूसरा निर्देशांक प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया, इस दोनों निर्देशांक को, है ना, जो यहाँ पे हमारा प्राप्त हुआ, हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ ये निर्देशांक आपको दिख रहा होगा, और जो अभी अभी प्राप्त हमने किया, ठीक है, ये दोनों को ग्राफ में पुट कर देंगे। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप इसके लिए 3.1 एक्सरसाइज को देखिए, है ना, वहाँ से पता चल जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ भी बना के दिखाऊँ एक ग्राफ आपको। देखिए इस तरह से आपका ग्राफ पेपर होता है ना, इस तरह से आपका ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, बीचों बीच से एक लाइनिंग खींच देनी है जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर हॉरिजेंटल लाइन खींच देना है। ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसको आप क्षैतिज रेखा कहते हैं, है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये आपका क्षैतिज रेखा है, यानी कि दिस वन इज वर्टिकल एक्सिस एंड दिस वन इज हॉरिजेंटल एक्सिस। ओके, अब आपको करना क्या है, ये बीचों बीच में आपको खींच देना है, उसके बाद हर एक घर को नंबरिंग कर देना है ना। नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि आपका पहला था, पहले इक्वेशन में x में भी 5 जा रहा था, है ना, तो इस तरह से आपको मिला देना है। देखिए यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, तो आपको मिलाना नहीं, ये काम आपको नहीं करना है ना, ध्यान दीजिएगा, ये काम आपको नहीं करना है ना। ये तो मैं वैसे ही दिखाया हूँ, ये जो है ना, ये लाइनिंग मैं तो वैसे ही दिखाया हूँ कि यहाँ पे मेरा आ रहा था। ठीक है, ये काम आपको करना नहीं है, आपको सिंपली पॉइंट दे देना है। आप पॉइंट 5 पे पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद देख लीजिएगा आपका शायद पॉइंट होगा 6 4 पे होगा, है ना, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 5 पे पॉइंट था ना और 6 4 पे पॉइंट था, तो ये आपका पॉइंट मिल गया। x में भी 6, देखिए x में भी 6 यहाँ पे आ गया, ये है आपका यहाँ पे, देखिए x में भी 6 है ना, यहाँ x में भी 6 और y में आपका कितना है 4, तो बिंदु आपको यहाँ पे देना है। ये लाइनिंग आपको नहीं खींचनी है। ठीक है, ये लाइनिंग आप खुद से देख लीजिएगा, वो चला जाएगा एक बिंदु पे। उसके बाद ये पहले ग्राफ का, ये पहले इक्वेशन का तो हमने ग्राफ खींच दिया, है ना, x + y = 10 का। अब हमने क्या करेंगे, दूसरे ग्राफ का भी तो खींचना है ना, दूसरे इक्वेशन का, है ना, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। तो देखिए दूसरे इक्वेशन आपका क्या था, x = y + 4, इसका पॉइंट क्या था, आपका पॉइंट था आपका 5 1 था, 0 - 4 था। ठीक है, 5 1 आपका कहाँ आ गया, x में 5 y में 1, है ना, यहाँ आ गया। ठीक है, और x में -4 y में 0, देख लीजिए x में 0 और y में -4 है। ओहो, तब तो ये गड़बड़ हो गया। क्या करना है यहाँ पे, जब आप देखिएगा यहाँ पे x में आपका कितना है 0 है और y में कितना है -4 है, तो हमें करना क्या था, y में -4 लेके जाना था। ठीक है, हमने क्या कर दिया, x में -4 लेके चला गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना था,
एक बिंदु यहाँ पे प्लॉट कर देना था, है ना। x में 5 y में 1, यही तो है। x में 5 y में 1 और x में 0 और y में -4, तो मेरा -4 तो नीचे की तरफ आएगा ना -4 y में, ठीक है। x में तो जाना नहीं, x में तो 0 है। तो ये जो आपका लाइनिंग है जो हमने खींच रखा है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आपका लाइनिंग जो आप खींचेगा वो कुछ ऐसा जाएगा, देखिए, है ना, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा लाइनिंग खींचे, आपका तो सीधा ही लाइनिंग खींचाएगा, दो बिंदु को मिला के सीधा लाइनिंग खींच देना है, ठीक है। तो इस तरह का प्लॉट आपको ग्राफ पे प्लॉटिंग कर लेना है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये दोनों रेखा, ये रेखा और जो आपने ये रेखा खींचा है ना, ये दोनों रेखा जहां पे कट किया उस बिंदु को भी नोट कर लीजिएगा। मेरा तो यहाँ पे कट किया ना, मैंने तो ऐसे ही खींच दिया, तो मेरा यहाँ पे कट किया ना, आपका एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। आपका जो है पॉइंट अच्छा पे एग्जैक्ट पॉइंट पे कट करेगा, वो आपको वैल्यू नोट कर लेनी है। वो इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कैसे सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल ग्राफ का सॉल्यूशन ऐसे ही होता है, जहाँ पे दो लाइन आपस में कट गया, जहां पे दो लाइन आपस में कट गया वो फिक्स बिंदु, है ना, वो फिक्स बिंदु ही उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू होता है। ये कटने के बाद आप रख के देख लीजिएगा इक्वेशन में x और y का वैल्यू, है ना, आपका बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। पहले आप इसको बनाइएगा, इसको पहले दोनों लाइन को अच्छे से मिला लीजिएगा, है ना, उसके बाद आपको अच्छा समझ में आ जाएगा x का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट से जहां ये कट गया ना, इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट का आप निर्देशांक लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी में आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो है वो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। दोनों अलग अलग है, आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, एकदम फ्रेश इक्वेशन ये दिख रहा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य x रुपया है और कलम का मूल्य y रुपया है। 5 पेंसिल है तो 5x, 7 कलम है तो 7y इज इक्वल टू 50। नहीं, सिंपल है। चलिए, तो आपका यहां दिया है, देख लीजिए, 5 पेंसिल था, 5x, x को मैंने 5 से गुना कर दिया, क्यों, क्योंकि पेंसिल का मूल्य कितना था, x था। कलम y है तो 7 को मैंने y से गुना कर दिया, है ना। यहाँ देखिए 5x 7y, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक कलम का मूल्य हमने y लिखा था, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपया माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन यहाँ से ज्ञात हो गया, ओके। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन भी है, तो है ना, उसमें सेकेंड इक्वेशन भी है। देखिए, मैं फिर से अपना एनसीईआरटी का बुक देखिए, उसमें लिखा है, क्या लिखा है, 7 पेंसिल, है ना, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 है, ठीक है। इसी चीज को हमने लिखा है 7 पेंसिल, है ना, x पेंसिल है, x का 7 से गुना कर दिया, और 5 कलम यानी 5 को y से गुना कर दिया, इज इक्वल टू 46। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, तो क्या करना क्या है, बस इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है बाय द पुटिंग ऑफ वैल्यूज, ओके। यहां पे क्या किया हमने, y बराबर 0 पुट किया सबसे पहले। तो जैसे ही y बराबर हमने 0 पुट करा, तो 7 इंटू वाई, यानी y के जगह हो गया 0, है ना, y के जगह हो गया 0, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, 0, है ना। तो यहां सिर्फ 50 बचा, और x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, जब इधर जाएगा तो 50 कट जाएगा 10 टाइम्स में, है ना, तो आपका x निकल जाएगा 10। तो आपका ये निर्देशांक निकल गया, ठीक है। चलिए, ये निर्देशांक आपका निकल गया, है ना। उसके बाद ठीक उसी प्रकार x का वैल्यू हमने 3 रखा, तो देखिए यहाँ पे 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तिहाई 15, है ना। ये 15 जब उधर गया, उस तरफ गया 50 के पास, तो ये घट गया, तो 50 में से 15 गया 35। अब 7 से इसको मैंने कट कर दिया, क्योंकि 7y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब साइन कुछ नहीं दिखे तो क्या दिखे,
मल्टीप्लाई, है ना। तो 7 मल्टीप्लाई से इधर गया तो किस में, डिवाइड में, ओके। तो 7 से कट गया तो 5, यानी आपका दूसरा निर्देशांक ये ज्ञात हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पिछले हमने किया, ग्राफ बनाया, है ना। इसका भी आपको ग्राफ प्लॉटिंग कर देना है, लेकिन दूसरा इक्वेशन का भी तो पहले बनाना पड़ेगा ना। तो ये देखिए दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में हमने किया x का वैल्यू 3, यहाँ हमने 3 रखा, 7 3 जा 21, 21 माइनस हो गया, है ना। ये देखिए 21 इधर आ गया माइनस में, 46 में से 21 गया, 25 5 से कट गया 5, ओके। तो ये आपका एक पहला निर्देशांक निकल गया, उसी प्रकार यहाँ दूसरा निर्देशांक भी निकल गया, और इसका आप ग्राफ प्लॉटिंग सिंपल इसे कर दीजिए, है ना, ग्राफ प्लॉटिंग कर दीजिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, जो दो लाइन आएगा स्ट्रेट लाइन, वो एक दूसरे को जहां पे कट करे, है ना, कट करना है इसको, जहां पे कट करे उस बिंदु को नोटेड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, उस बिंदु को नोट कर लीजिएगा, वही इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वही बिंदु, वही निर्देशांक इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको पहले क्या करना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा संपाती है ना। प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है या संपाती। प्रतिच्छेदी का मतलब दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिच्छेदी हो गया, समांतर मतलब दो रेखा एक दूसरे के समांतर चली जाएगी तो समांतर हो जाएगा, ठीक है। और संपाती, हाँ ये बिल्कुल टर्म है संपाती। ये संपाती किसको कहेंगे, है ना, बात तो यहाँ फंसती है। तो कोई बात नहीं, इसको अभी हमने अभी क्लियर मैं कर देता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि a1 किसको मानेंगे, a2 किसको मानेंगे, b1 किसको मानेंगे, b2 और c1 c2 किसको मानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको 5 दिख रहा होगा, समीकरण 1 है ये, ठीक है, समीकरण 2 है ये, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वैल्यू है a1 का, तो 5 को हम a1 रख देंगे और 7 को हम a2 रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार -4 को हम b1 रख देंगे और 6 को हम b2 रख देंगे, 8 को हम c1 रख देंगे, 8 को हम c1 रखते हैं और 9 को हम c2 रखते हैं, -9 है ना, ये माइनस कैरी होता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा, है ना। संपाती भी बचा है, मुझे याद है, संपाती को मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। आगे देखिए, हाँ आ गया संपाती। देखिए सबसे पहले a1 a2 के बारे में तो आपने पता चल गया आपको, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब a1 a2 जब पता चल गया तो यहाँ पे देखिए एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टेबल में आपका x के साथ 1 है तो ये a1 कहलाएगा, x के साथ 3 है तो a2 कहलाएगा, y के साथ -2 है तो ये b1 कहलाएगा, और y के साथ यहाँ 4 है तो ये b2 कहलाएगा, और यहाँ पे 0 है तो ये c1 कहलाएगा, और यहाँ पे -20 है तो ये c2 कहलाएगा। सिंपल सी बात है, 1 1 1 वाला जो भी है वो समीकरण 1 का हो जाएगा, और 2 2 2 वाला जो भी हो समीकरण 2 का हो जाएगा। सिंपल, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप निकालिएगा a1 बटा a2, b1 बटा b2 और बराबर न आए तो समझिए कि वह रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, है ना, और उसका केवल एक हल होगा। ये पूछ देता है ना, ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई तो उसका हल होगा 1, अनेक, 2, 5, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो आपको देना है केवल एक हल होगा। इस टेबल को एकदम याद कर लेना है ना। प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल, है ना, क्योंकि जब दोनों रेखाएं आपस में इकट्ठी करेंगे तो इसका एक ही तो हल निकलेगा ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल, ठीक है। उसके बाद जब तीनों बराबर ना हो, जब तीनों बराबर ना हो वैसी रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। जब a1 बटा a2 सॉरी बराबर है ना, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, तीनों क्या हो,
बराबर हो, यहाँ देखिए आपका तीनों बराबर हो रहा है। देखिए इस इक्वेशन को गौर कीजिए, यहाँ से A1 को हमने उठा लिया 2, A2 को उठा लिया 4, B1 को उठा लिया 3, B2 को उठा लिया 6, C1 को उठा लिया 9 -9 और C2 को उठा लिया -18। ठीक है, -18। ओके, अब इसको हम काटेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना 18। सब में 1/2 1/2 1/2 1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब में आएगा ना 1/2 1/2, है ना, सब में 1/2 आएगा। ठीक है, जब ये सब में 1/2 आ रहा है यानी कि सभी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और जब सभी आपस में बराबर होंगे तो ये रेखाएं समपाती होगी और इस रेखा का कितना हल, अनेक हल होगा। ठीक है, इस रेखा का अनेक हल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे इस इक्वेशन को देख लीजिए, यहां पे क्या हुआ, पहला वाला 2 तो बराबर है, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 के तो बराबर है, लेकिन आपको दिख रहा होगा जो C1 बटा C2 है वह बराबर नहीं है ना, वह बराबर नहीं है, क्योंकि 14/12 आ गया, 4/12 आ गया, काटेंगे तो इस फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएंगे, समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा, समांतर जाएंगे, ये बिल्कुल समांतर है ना, समांतर। इसका कोई हल नहीं हो सकता, ऐसे इक्वेशन का कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और बात है ना, जिसको हम लोग गौर करेंगे। देखिए इस बात को गौर करेंगे, क्या है इसमें कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय, देखिएगा अद्वितीय किस में हो रहा है, यहां हो रहा अद्वितीय हल, यानी कि A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2, तो उसे हम अविरोधी समीकरण कहते हैं। इस बात को याद रखना है ना, अविरोधी समीकरण कहते हैं जब A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2, तो अविरोधी समीकरण कहलाएगा। इसमें और बार बार पूछता है संगत और असंगत का। ठीक है, यहां असंगत है, असंगत को ही आश्रित भी कहते हैं। ठीक है, और ये संगत है, संगत को ही आश्रित भी कहते हैं, और ये असंगत है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं। ठीक है, असंगत, हाँ लेकिन है, मैं बताता हूं असंगत किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। देखिए कोई हल नहीं होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कोई हल नहीं होता, इसी को हम क्या कहते हैं, असंगत। इस पे आपका प्रश्न भी आएगा, असंगत। ठीक है, इस पे आपका प्रश्न भी आएगा, असंगत। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको असंगत भी कहते हैं, है ना। और है संगत, तो रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, तो जिसका अनेक हल हो रहा है उसको हम कहेंगे संगत। ठीक है, संगत है ना, इसको हम संगत कह देंगे। जिसका अनेक हल होता है उसको संगत कह देंगे, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको असंगत कह देंगे। ठीक है, और जिसका केवल एक हल होता है उसको क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण, है ना, अविरोधी समीकरण। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये संगत था, ये असंगत था, असंगत था जिसका कोई हल नहीं था, ये आपका संगत था जिसका अनेक हल था, है ना, जिसका अनेक हल था। अनेक हल कहाँ गया, अनेक हल भाई, हाँ अनेक हल, है ना, उसको संगत कहते थे, है ना, यानी कि ये आपका संगत हो गया, ये आपका संगत हो गया, और ये आपका अविरोधी युग्म कहलाएगा, है ना, सबसे ऊपर वाला। चलिए अब क्वेश्चन पे फटाफट आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले A1 का निकाल दिया 5 है, A2 निकाल दिया 7 है, B1 निकाल दिया -4 और B2 निकाल दिया 6, C1 निकाल दिया 8, C2 निकाल दिया 9 -9। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा तो हमको पता चला, है ना, जंगल जंगल बात चली है,
पता चला है? क्या पता चला? तो पता यही चला कि a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। सबसे पहले ही टर्म में, है ना, ये बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होता है तो ये युग्म रेखीय किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब बराबर नहीं होता है, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है, इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, ये आ गया ना कॉम्बिनेशन उधर, है ना, तो इसका केवल एक हल होगा। उसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे भी हमने a1 इज इक्वल टू 9 रखा, a2 इज इक्वल टू 18 रखा, b1 इज इक्वल टू 3 रखा, है ना, b2 इज इक्वल टू 6 रखा, c1 इज इक्वल टू 12 रखा, c2 इज इक्वल टू 24 रखा। इसका भी हमने जब करके देखा तो 1/2 1/2 1/2 आ गया। तो ये सारा क्या हो गया, सभी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो ये युग्म रेखाएं संपाती कहलाएंगी, है ना, यह क्या होगी, संपाती कहलाएंगी। ठीक है, पीछे देख लीजिए टेबल से, है ना, आपके टेबल एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, या बीटीबीसी किताब में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी बीटीबीसी दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये संपाती कहलाएंगी, टेबल से देख लीजिए, बना दीजिए। उसके बाद यहाँ भी हमने देखा, आपके लिए कर रखा है 3/1 3/1 आ गया, यानी a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर आ गया, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इस युग को हम क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 क्वेश्चन है टोटल इसमें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं। यहां से देखिए, इसमें करना क्या है, हाँ पहले तो इस पे चर्चा कर लेना, करना क्या है, संगत है या असंगत, 2 टर्म ही ढूंढना है, संगत है या असंगत, बस। ठीक है, संगत होगा, संगत का क्या नियम है आपको पता होगा। संगत क्या था, जिसका कितना हल था, देख लेते हैं कितना हल था। संगत किसे कहते हैं, संगत जिसका अनेक हल था, संगत जिसका अनेक हल था। ठीक है, असंगत जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो जिसका अनेक हल होगा वो संगत कहला जाएगा, जिसका कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत कहला जाएगा। अनेक हल होने के लिए मेरा सारा वैल्यू बराबर होना चाहिए, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर होना चाहिए, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसका सिर्फ लास्ट में यानी c1 बटा c2 बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां आ गया पहला प्रश्न आपका। ठीक है, इसमें देखिए 3/2 है, 2/3 है, 5/7 है, तो ये जो पहला ही केस क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे को हम प्रतिच्छेदी कहते हैं और ये संगत कहलाता है। ठीक है, ऐसे को हम प्रतिच्छेदी कहते हैं और ये संगत कहलाता है। बात सही है, देख लेता हूं बात सही है कि नहीं। प्रतिच्छेदी को क्या संगत कहते हैं, तो यहां पे देखते हैं प्रतिच्छेदी को क्या संगत कहते हैं हम लोग। संगत किसे कहते हैं, जिसका अनेक हल होता है। ओके, अनेक हल में क्या होता है, अनेक हल में तो सब बराबर होना चाहिए जी, है ना, अनेक हल में क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो आगे का ही बात नहीं है ना, सब प्रतिच्छेदी है ना, प्रतिच्छेदी को संगत नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण कहेंगे। सिंपल है भाई, जिसका पहला ही बराबर नहीं आया तो उसको हम क्या कह देंगे, अविरोधी युग्म कह देंगे। संगत असंगत, ये संगत नहीं है। ठीक है, जब पहला ही टर्म बराबर नहीं आया तो ये अविरोधी युग्म कहला गया, अविरोधी। ठीक है, अविरोधी युग्म कहला गया, है ना, ये अविरोधी युग्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए पहला वाला तो बराबर है ना, दूसरा वाला बराबर नहीं है, तो आपको टेबल से ये पता चल जाएगा ये कैसा असंगत हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, जिसको समांतर भी हमने कहते हैं, है ना। यहां से देख लीजिए, सबको a1 बटा a2 b1 बटा b2 कर लीजिए, पहला वाला दोनों बराबर आ जाएगा और ये 8/9 आ गया जो कि बराबर नहीं है, तो ये असंगत हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाँ थोड़ा सा ये हटके है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 और 3 को ना एलसीएम ले लेंगे। 3 दूना का कितना हो गया 6, है ना, 2 से
2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 7 छक 42 कर देंगे तो आपका ये पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ था। अब हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कट करके आपका क्या आ गया, 1:1 आ गया, है ना। 9/9 तो दिख रहा होगा यहाँ आपको, यहाँ भी 9 है, समीकरण 2 में भी, समीकरण 1 में भी, है ना। तो कट के 1 आ गया। आपका दूसरा भी दिख रहा होगा, ये क्या है, प्लस में 10, ये क्या है, माइनस में 10। तो ये देखिए यहाँ -1/1 आ गया, और यहाँ तो भैया 1/2 आ गया ना, यहाँ तो अलग ही आ जाएगा। यहाँ तो माइनस में, देखिए यहाँ पे माइनस आपको दिख रहा होगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो ये आपका ये माइनस में आ गया था, तो ये एक तो आया, लेकिन ये तो माइनस में आ गया ना। तो ये दोनों में से कोई बराबर नहीं होगा। तो जब कोई बराबर नहीं होता है, जब कोई बराबर नहीं होता है तो वैसे को हम क्या कहते हैं, जब कोई बराबर नहीं होता है तो क्या कहते हैं, जब कोई बराबर नहीं होता है मतलब लास्ट वाला देख लीजिए, फर्स्ट वाला तो बराबर था, है ना, हमको तो संगत ही असंगत करना है ना। तो फर्स्ट वाला भी वहां पे क्या है, बराबर नहीं है ना। सेकंड वाला तो इसमें नहीं है, फर्स्ट वाला भी नहीं है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, सिंपली क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि कोई बराबर नहीं है ना। तो ये आपका जो इक्वेशन है वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें पहला तो बराबर है, मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन देखा था, ये अच्छा ये देख रहा था। हाँ, इसमें तीनों नहीं बराबर है। जब तीनों नहीं बराबर है तीसरा नंबर में, तो ये भी संगत नहीं, ये असंगत कहलाएगा। ठीक है, असंगत, है ना, ये असंगत कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं तो असंगत कहेगा, नहीं तो इसको अविरोधी आप कह सकते हैं, अविरोधी, लेकिन आपको संगत असंगत करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए काट दिया हमने, -1/2 आ गया, यहाँ भी -1/2 आ गया, यहाँ भी -1/2 आ गया, यानी कि तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो इसको क्या कहते हैं, संगत कहते हैं ना, कहते हैं ना संगत, है ना। तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, ये सभी का क्या कर लीजिएगा, एलसीएम, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हमने ले लिया, 4 6 हो गया, 3 इधर चला गया, 24 हो गया। इसको जब हमने देखा तो ये 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, यानी सभी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। तो इसके बाद और भी हमें क्वेश्चन बनानी है, जैसे चौथा नंबर में भी आपको क्या करना है, निम्न समीकरण का युग्म में कौन सा संगत और असंगत है। देखिए इसमें वही काम है, कौन सा संगत और असंगत है। तो इसको पहले संगत और असंगत आप जांच लीजिएगा। अगर संगत हुआ, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें, तो इसका ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा। और यदि असंगत है तो ग्राफ खींचने की कोई जरूरत नहीं है। संगत है तभी ग्राफ खींचना है, नहीं है नहीं खींचना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन। यहां पे कहता है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिएगा एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी अगर चौड़ाई को हमने x माना है तो लंबाई को क्या मानना पड़ेगा, 4 अधिक, यानी x + 4। यही तो कह रहा है ना कि उसका लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी चौड़ाई को अगर आप x मानिएगा तभी तो लंबाई को x + 4 मानिएगा। ठीक है, और कहता है इसका अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप, अच्छा अर्ध परिमाप का कहने का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब आधा, है ना। तो ये सोचिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर हम पूरा परिमाप निकालते हैं तो हमको पता होता है कि परिमाप इसका यानी पेरीमीटर बराबर होता है इसका क्या, 2 × L + B होता है। ठीक है, और ये दिया हुआ है अर्ध परिमाप, तो हमने इसे क्या करना है, 2 से डिवाइड दे देना है। तो ये क्या हो गया,
कट गया। तो P आपका दिया हुआ है कितना 36 है ना, P आपका 36 दिया है, इज इक्वल टू L आपका जो हमने माना है, क्या माना है x, और सॉरी L को हमने x नहीं माना है, B को हमने x माना है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, L हमने कितना माना है x प्लस 4 और B हमने कितना माना है x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू x 2x है ना प्लस 4, यहाँ से क्या होगा 4 इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x बराबर आपका निकल जाएगा कितना, 2 से इसको भागा लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16, यानी कि आपका लेंथ आपका पता चल गया। लेंथ आपका कितना हो गया, उससे ही पहले आपका ब्रेथ पता चल गया। ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा 16 है ना, x को हमने ब्रेथ तो माना था, तो ब्रेथ आपका पता चल गया। तो लेंथ कितना हो जाएगा 16 प्लस 4, यानी कि ये हो गया कितना 20, ठीक है। आपको लेंथ चल गया 20 मीटर का पता, और ब्रेथ चल गया, सॉरी ब्रेथ चल गया 16 मीटर का पता, और लेंथ चल गया 20 मीटर का है ना, 20 मीटर का होगा। तो इसमें करना क्या है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए, बस यही तो ज्ञात करना था, और तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, है ना। विमाएं हमको ज्ञात हो गया, तो इस तरीका से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिएगा, माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर x प्लस 4 है ना, आराम से ये सॉल्यूशन कर दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, इसको भी आपको अपने मन से बनाना है, कैसे बनाइएगा, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। कहता है एक इक्वेशन हमने दे रखा है, एक इक्वेशन हमने दे रखा है, ठीक है, ठीक है भाई, दे रखे हैं। अब दूसरा ऐसा इक्वेशन लिखिए, दूसरा इक्वेशन आपको खुद लिखना है, ऐसा इक्वेशन लिखिए कि ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो प्रतिच्छेदी में हमने क्या पढ़ा था, प्रतिच्छेदी में हमने क्या पढ़ा था, आपको मैं दिखा देता हूं। प्रतिच्छेदी कब होगी, जब पहला a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, यही तो पढ़ा था। तो आपको लास्ट में कुछ ऐसा इक्वेशन रखना पड़ेगा, है ना, कुछ ऐसा इक्वेशन रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि a1 b1 के बराबर ना हो। जैसे हम मान लीजिए हम रख देंगे 3x है ना, प्लस यहां रख देंगे 2y प्लस या माइनस कुछ भी रख दीजिए, यहां रख देंगे 10 है ना। तो क्या 2 बटा 3 या 3 बटा 2 कभी बराबर हो सकता है। यहाँ a1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, a1 का वैल्यू 2 लिखेंगे है ना, और a2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, a2 का वैल्यू हम यहाँ 3 लिखेंगे। b1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, b1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ b2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 लिखेंगे। c1 का वैल्यू क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे। c2 का वैल्यू आपको -10। तो क्या ये बराबर है a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, नहीं है ना। तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप समांतर में भी कोई इक्वेशन डाल दीजिएगा, कोई भी अपने मन से डाल दीजिएगा ना, और संपाती में भी कोई भी इक्वेशन डाल दीजिएगा। संपाती का नियम उधर देख लीजिएगा, अच्छा ये नहीं होता, हाँ ठीक है वैसा कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह समांतर का देख लीजिएगा, वैसा कर दीजिएगा, है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन और है, चलिए भैया एक क्वेश्चन और है, ठीक है। चलिए क्या दिया इसमें, मुझे लगा खत्म हो गया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और है ना। तो समीकरण ये दे रखा है, आपका समीकरण ये दे रखा है, ग्राफ खींचना है। अच्छा, एक सचिन की रेखाओं से बने से, ओह तो वेरी बहुत अच्छा है यार। ये तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पीछे वाला कहानी, क्या ये दोनों से निर्देशांक निकाल लेना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है जैसे हम पहले करते थे। इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ग्राफ को भी उठाना है, ग्राफ को खींच देना है ना। लेकिन जैसे ही ग्राफ खींचिएगा ना, ठीक है समझिएगा बात को, जैसे ही आप ग्राफ खींचिएगा ना तो देखिएगा एक त्रिभुजाकार आपको दिखेगा,
है ना। अब ये तो ग्राफ खींचने के बाद ही ना पता चलेगा, तो इसको ग्राफ खींचिए, ठीक है, और ग्राफ खींच के मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपका आज का एक्सरसाइज खत्म होता है ना। ये आपका आज का एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 3.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।